स्वागत है साथियों। भारत की जलवायु के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऋतुएं। हम लोग दृष्टि क्विक बुक का जो ज्योग्राफी है उसको यहाँ पर समराइज़ कर रहे हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उनको अंडरलाइन करता हूँ ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ पाएँ। ये बुक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है और इसको अगर आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ते हैं तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होने का है वो काफ़ी हद तक आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज ऋतुओं से और देखते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कौन से हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे आपके बीच में आता है ऋतुएं। तो ऋतुएं जो हैं मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं भारत की जलवायु में: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। तो इनका जो है क्रम याद रखें। 15 मार्च से 15 जून तक का है ग्रीष्म ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु और 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु। तो इनका क्रम याद रखेंगे: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। लेकिन जब भारत की परंपरागत ऋतुओं की बात की जाती है तो आयोग यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है और ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की परंपरागत ऋतुएं देखें तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो प्रमुख 4 ऋतुएं हैं। इनका जो समय है तो इनका भी क्रम पूछा जाता है, जो महीनों के नाम हैं। तो महीनों के नाम यहाँ क्रम से लिखे हैं, इनको याद रखिएगा। जो 12 महीने हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये क्रम है 12 महीनों का। इसमें जो 2 महीने हैं इन्हीं का क्रम है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो बसंत है चैत्र से वैशाख, जो मार्च अप्रैल का महीना होता है। ऐसे 2 महीना ऐड करते जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो ज्येष्ठ या आषाढ़ के समय में, मई जून के महीने में। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्र का महीना होता है, जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक का महीना होता है, सितंबर अक्टूबर के समय में। हेमंत ऋतु जो है मार्गशीर्ष और पौष में होती है, नवंबर दिसंबर के महीने में। और जो माघ फाल्गुन है, शिशिर ऋतु, माघ फाल्गुन में होता है, जनवरी फरवरी के महीने में। तो ऋतुओं से संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है भारत की जलवायु में? तो सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कोई निश्चित तापमान नहीं रहता, थोड़ा मृदु रहता है, 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर बात करें कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो वो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, ब्रियावली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे गर्म स्थान जो है इंडिया का वो ये है, ब्रियावली। अब देखिए, जो मार्च से जून के मध्य सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तरायण हो जाता है तो तापमान में वृद्धि, दाब में कमी के साथ ताप कटिबंधों का भी भारतीय महाद्वीप की ओर विस्थापन हो जाता है। इसके कारण होता यह है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी भारत के उत्तरी मैदान से हिमालय पर्वत की ओर स्थापित हो जाती है। तो होता क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में अधिक तापमान हो जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के पूर्व कुछ बारिश होती है। ठीक, तो इन आगमन के पूर्व निम्न वायुदाब के केंद्र चलते हैं, गर्म शुष्क हवाएं होती हैं। तो इनको राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में लू कहते हैं। इसी दौरान कुछ बारिश होती है जिनको कहते हैं, जिन हवाओं को, तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा जो प्रचंड तूफान चलते हैं, बारिश नहीं, यहाँ पर देखेंगे जो पश्चिम बंगाल में चलती है काल बैसाखी, असम में चलती है बोडो इचिला और उड़ीसा में चलती है नॉर्वेस्टर। तो क्रमशः इनके नाम दिए गए हैं। कुछ प्रसिद्ध तूफानों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, जैसे आम्र वर्षा जो है केरल और तटीय कर्नाटक के बीच में होती है। ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। तो ये प्री मानसून शावर हैं, इन्हें फूलों की बौछार भी कहा जाता है। ये कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी के नाम से ही लगता है कि इससे कुख्यात प्रकृति का होता है। यह असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलती हैं। भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पौने हैं और इनसे चाय, पटसन, चावल के लिए ये अच्छी हैं। असम में तूफानों को बोडो इचिला कहा जाता है। लू देखें तो उत्तरी मैदान में बिहार से पंजाब तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पौने हैं। दिल्ली से पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो इसी प्रकार देखें तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये संभावनीय वर्षा होती है। केरल में इसको आम्र वर्षा, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। वर्षा ऋतु की बात करें तो जून से सितंबर के मध्य होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से मानसूनी वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण छोर से टकरा करके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए, जब ये भारत के आप मैप पर देखेंगे
तो इसका जो मैं अच्छे से मैप थोड़ा ड्रॉ कर दूं, तो जो इसका जो इधर वाला ये मानसून है, दो भागों में, दो उपशाखाओं में ये बढ़ जाता है। इसमें एक होगा अरब सागर से, एक होगा बंगाल की खाड़ी से। तो पहले तो यही होगा, एक अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी से। अब क्या होता है कि जो अरब सागर की शाखा होती है 3 भाग में बढ़ती है। तो पहली उपशाखा कौन सी होगी? तो ये पहली उपशाखा आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पर ही ये बारिश करती है जो अधिक पर्वतीय वर्षा करती है। दूसरी देखेंगे तो नर्मदा और तापी की जो घाटी है, इस घाटी से प्रवेश करती है, छोटा नागपुर के पठार की ओर पहुंचती है। तीसरी उपशाखा जो होती है वो अरावली के समानांतर बहती है और बिना बारिश किए ही चली जाती है। तो पहला यहाँ, दूसरा नर्मदा तापी की घाटी में और तीसरा यहाँ। तो ये वर्षा कम करती है और ये पंजाब हरियाणा के निम्न केंद्र वाले मैदान की ओर चली जाती है जहाँ पर वर्षा करती है। तो ये रही अरब सागर की धारा। अब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसको देखिए। तो देखिए बंगाल की खाड़ी को भी ऐसे ही मैप पर बना लेते हैं और इसको देखते हैं, समझते हैं कि ये कैसे है। तो गुजरात के क्षेत्र से मैंने दक्षिण भारत को बना दिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैप को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा, ये भी 2 शाखाओं में बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो एक शाखा होती है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में जाके यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर बारिश करती है। जो इधर आती है इसकी शाखा नर्मदा तापी की घाटी से, तो यहाँ पर ये बारिश करती है। दूसरी जो शाखा होती है ना, उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है। तो यहाँ पर सिंटेक्सियल बेल्ट जो है पूर्वी हिमालय, इस पूर्वी हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर ये मुड़ती है और जो तराई क्षेत्र हैं उनमें ये वर्षा करती है, मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो इनकी शाखाएं हो गई। जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और तमिलनाडु का कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा, मानसूनी वर्षा नहीं होती है। कारण क्या होता है, तो आप अगर देखें तो जो अरावली का क्षेत्र है, आप देखते हैं शाखा के समानांतर हवा चली जाती है और इसकी देखेंगे शाखा तो इधर चली जाती है। जो इसकी पहली शाखा आती है अरब सागर से, तो तटवर्ती क्षेत्र में बरसती है। यहाँ पश्चिमी घाट है, इधर आएगा तो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। इधर वाली हवा इधर टर्न करी नहीं, बारिश हुई नहीं। तो ये क्षेत्र जो है, ये वर्षा, जो कोरोमंडल वाला तट है, ये वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं करता और अरावली तट जो क्षेत्र है वो भी नहीं करता है। तो ये यहाँ समझाया गया है। जो पूर्वी भारत में देखेंगे खासी पहाड़ी के दक्षिणी में जो है मासिन राम, वहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था इसके पहले लेक्चर में कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, अब देखेंगे इधर से हिमालय के भी अराकानियोमा जो तट है, और अब देखेंगे तो इधर से राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो एक तीनों तरफ से पर्वत का प्रदेश मिल जाता है। तो यहाँ पर खूब बारिश होती है खासी के दक्षिणी क्षेत्र में मासिन राम में। यहीं पर चेरापूंजी है, मासिन राम है। अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा जो है वो आपके मिलती है जम्मू कश्मीर में, लेह में मिलती है सबसे कम वर्षा ठीक है, लेह लद्दाख में। वर्षा के वितरण की बात करें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी उप हिमालय और मेघालय की पहाड़ियों में, जैसे खासी जयंतिया की पहाड़ियों में। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक। मध्यम वर्षा वाले में जो है क्षेत्र, तो उसमें पूर्वी तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, बिहार, झारखंड, गंगा का मैदान, तो इनमें जो है देखिए तो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर, और जहाँ अपर्याप्त वर्षा है वो 50 से कम है। तो वो देखेंगे तो आपको मैप पर दिख जाएगा कि 50 से कम वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक मैप, 60 सेंटीमीटर से कम जो डॉटेड है, ये 60 से सेंटीमीटर कम है। ये अरावली वाला क्षेत्र है, ये आपका लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, और ये आपका जो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है वो वाला क्षेत्र है। तो यही क्षेत्र हैं जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ये शाखाएं जो हैं इस तरीके से बढ़ जाती हैं, इधर से निकल जाती हैं, इधर ही वर्षा करती है, ये इधर से आती है और ये यहाँ पर वर्षा करती है। तो जहाँ पर ब्लैक है वो अधिक वर्षा वाले हैं और जहाँ पर डॉटेड है वो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ इसको मैप पर डिस्कस किया गया है। अब शरद ऋतु को समझते हैं कि सूर्य से सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो मानसून लौटने लगता है। तो क्या होता है कि ताप कटिबंधों के साथ साथ जो मानसून द्रोणी यानी कि ITCZ उसका भी दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर आने लगती है। फिर उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होगी वो भारतीय प्रभाव में इसका प्रभाव कम होने लगेगा, उल्टा होने लगेगा ना जो पहले हुआ था, फिर से यथास्थिति आने लगेगा।
तो क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बन जाएंगी। अब शीत ऋतु में देख लेते हैं क्या होता है। तो सामान्यतः नवंबर के माह के मध्य से शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। अगर सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो द्रास लद्दाख है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक ठंड पड़ती है इसके कारण क्या है। पहला कारण है समुद्र का समकारी प्रभाव से दूर होता है और महाद्वीपीय जलवायु से प्रभावित होता है। दूसरा क्या होता है, हिमालय से निकटता है जहाँ हिमपात होता है। तीसरा कारण है कैस्पियन और तुर्कमेनिस्तान से ठंडी पवनें शीतलहर लाती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसकी वजह से भी वर्षा होती है शीत ऋतु में, तो इससे भी ठंडी हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है। तो देखिए, जाड़े के मौसम में उत्तर पश्चिम और पश्चिम में जो वर्षा होती है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और पश्चिमी जेट प्रवाह के जरिए भारत में प्रवेश करते हैं उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों से। रात्रिकाल में जब तापमान अगर बढ़ने लगे तो मान लिया जाता है कि इन विक्षोभों के आने का संकेत है ये। तो जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते हैं, रबी फसलों के लिए अच्छे होते हैं, और हिमालय के अधिकांश भागों में हिमपात भी इनकी वजह से होता है। शरद ऋतु, फिर उसके बाद इसमें देखें तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है भूमध्य रेखा से निकटता के कारण जो प्रायद्वीपीय भारत होती है इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो कोई निश्चित शीत ऋतु जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि समुद्र की वजह से स्थितियाँ लगभग सामान्य रहती हैं। दिसंबर से मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाएगा और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में हो जाता है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत के उत्तर पश्चिम के राज्यों में खूब वर्षा होती है, वाताग्रीय वर्षा। इसे ही शीतकालीन वर्षा को कहते हैं मावठ। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मावठ क्या है। दूसरी तरफ लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की जाती है। तो यही होता है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किससे होती है, तो लौटते मानसून से, और इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, अब जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार किया गया है। तो कोपेन पर आधारित है जलवायु का वर्गीकरण। इसमें देखिए इन्होंने ABCDE का प्रयोग किया है। जैसे अल्फ़ाबेट बढ़ता जाएगा वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो आप देखेंगे इनके नाम दिए गए हैं AMW, AS, AW, BSSW, BWH, D से CWG, DFC और E। तो देखिए इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं AMW। AMW क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। ये आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट का मैक्सिमम वर्षा वाला क्षेत्र है ना, तो ये लघु शुष्क ऋतु वाला होगा, इसमें बहुत कम शुष्क होगी ऋतु, ऐसे ही मानसूनी है क्लाइमेट है। AMW में मानसूनी भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। लेकिन जो AS है इसमें क्या बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से? नहीं, तो गर्मी में ये शुष्क रह जाएगा ना, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार हो गया AS। तो मैप से समझेंगे तो समझ जाएंगे। S जो है यानी कि समर में शुष्क है, और आप देखेंगे तो जो AMW है ये विंटर में शुष्क होता है AMW। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो पश्चिमी से दक्षिण पश्चिम मानसून से खूब वर्षा हो जाती है, तो आपका AMW AS हो गया। जो AW है ना, ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का होता है। इसका नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का है ये AW। ये कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग जो है वो सवाना प्रकार का ही है, उष्णकटिबंधीय। तो मैंने इसको जिसमें कलर में कर रखा है यहाँ पर, ये आपका AW वाला हिस्सा है। इसके बाद देखें तो आपका आता है थोड़ा जो शुष्क वाला क्षेत्र है BSSW और BWSW। जो BSSW है ये आपके दो स्थल हैं, एक तो जो मैंने ग्रीन यहाँ ऊपर कर रखा है अरावली वाला बेल्ट, और दूसरा है जो वृष्टि छाया प्रदेश है। तो यहाँ पर न्यूनतम वर्षा है, तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। तो ये सवाना के बाद कौन सा आ जाएगा, स्टेपी। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो हो गए। अब इसके बाद देखिए आपका अगला आ जाएगा BWSW, तो ये मरुस्थलीय है, BWSW मरुस्थलीय हो गया। इसके बाद CWD देखेंगे तो ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। ठीक है, CWG जो गंगा की घाटी वगैरह का मैदान है, CWG यहाँ पर स्थित है, इसको मैप पर याद रखेंगे। इसी प्रकार थोड़ा और ठंडे जोन में चलते हैं तो DFC जो है ये ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला है। तो यहाँ ठंडियों में भी जो आर्द्र शीत है वो होती है, तो ठंडी लघु ग्रीष्म, यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठंडी आर्द्र शीत होती है, तो ऋतु वाला DFC यहाँ क्लाइमेट पाया जाता है। और ध्रुवीय प्रकार की जो है वो E जम्मू कश्मीर का भाग है, यहाँ ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर इसको इसमें डिस्कस भी किया गया है, इनके नाम भी हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, या बुक में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मौसम संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, तो देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में है। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यम दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र जो है नोएडा में है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन बेंगलुरु में स्थित है। और इसमें देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान कई इसमें काम करते हैं, बेंगलुरु का इसमें प्रमुख योगदान है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित है सीडैक। इस प्रकार से कई विश्वविद्यालय भी, कई IITs भी इसमें कार्य करते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। अक्षांश, हिमालय पर्वत की अवस्थिति, जल तथा स्थल का विवरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच। समुद्र तल से ऊंचाई का देखिए एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आगरा और दार्जिलिंग जो है वो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन देखेंगे तो आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री है। कारण क्या है, दार्जिलिंग ऊंचाई पर है और आगरा अपेक्षाकृत नीचा है समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसलिए यहाँ पर तापमान दार्जिलिंग का अधिक है, दार्जिलिंग का कम है और आगरा का अधिक है। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो इस ज्योग्राफी की बुक में दिए गए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आप जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। तो IOD कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट, इसको मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर के पश्चिमी माफ़ कीजिएगा, हिंद महासागर के पश्चिमी मेडागास्कर के पास में आप देखेंगे तो पूर्व में इंडोनेशिया के आसपास जो हिस्सा है हिंद महासागर का, इन दोनों के तापमान का जो अंतर है वही IOD कॉन्सेप्ट है। इसी का जो है यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया कि पश्चिमी हिंद महासागर के बाद पूर्वी प्रशांत महासागर कर दिया गया, जबकि ये हिंद महासागर ही होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि आपसे यहाँ सही पूछा गया है। दूसरा क्या है, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो ये मैंने पढ़ाया था कि बिल्कुल ऐसा कर सकती है, इसलिए केवल 2 कथन जो है वो सही हो जाएगा, आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा, ये पश्चिमी घाट है तो ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, और इधर का भी वर्षा इधर से होती है, तो ये बेल्ट है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। जब मानसून का निवर्तन होता है तब यहाँ होती है लौटते समय। तो यहाँ पर स्थित है चेन्नई, तो इसलिए चेन्नई वाला जो भाग है यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो मैंने बताया कि जो द्रास लेह में स्थित है वो सबसे सूखा स्थान स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेह। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति होती है तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये पहले डिस्कस किया जा चुका था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, जाहिर सी बात है दक्षिण से ही मानसून उत्तर की ओर जाता है तो अवधि घटेगी। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो आप देखते हैं कि जब भी इधर से मानसून जाता है, तो मैंने आपको ये बताया भी था कई शहरों के बारे में, कोलकाता, पटना, दिल्ली तक के लेकर बताया था कि घटता हुआ जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 का C हो जाएगा, जो कि 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो सामान्य दिशा क्या है, जब मैंने ग्रीष्मकालीन मानसून को बताया है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है ये मानसून। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का D, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्योंकि जब ऐसे जाता है तो मैक्सिमम वर्षा इसी प्रकार मानसून जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो देखिए अमृतसर और शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर जरूर हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऊंचाई में भिन्नता है, और ऐसे कई विकल्प दिया, तो मेन पहला आपका उत्तर हो जाएगा ऊंचाई में भिन्नता। इसके बाद है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो अधिक इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका 9D हो गया। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तो देखिए मैंने आपको अभी यहाँ इस क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था
दक्षिण पश्चिम में चेन्नई वाला, वही यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, 10 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून कह रहा है ना, न कि दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्वी मानसून में कहाँ होगा? तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज बताया था कि किससे कितनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 75% के आसपास। तो आपका हो जाएगा 12 का सी। 13वां का डी देखते हैं। 13वें में, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले केरल में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है, 14 का सी। जो आपका स्टेटमेंट है 15वां, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, ये भी सही है। तो आपके उत्तर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चक्रवात से अधिक प्रभावित है ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से नहीं, बल्कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम डेवलप होती है उसकी वजह से होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन तो जेट, जो पश्चिमी जेट है और पूर्वी जेट है, उनकी उत्पत्ति से संबंधित होता है इनका प्रभाव घटना बढ़ना। तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा 15 का बी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो आप जानते हैं कि जो जाड़े के मौसम में होती है, दो जगह होती है, एक तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में होती है, पंजाब वगैरह में, या मैदान के उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, या फिर आप देखें तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो माफ़ कीजिएगा जो तमिलनाडु है वहाँ पे। इसका विकल्प यहाँ पर 16 का बी हो जाएगा। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो ये आम की फसल से संबंधित है, यहाँ विकल्पों में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है, ये भी सही है, और मानसून के होने का मेन कारण भी यही है, तो सही स्पष्टीकरण है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर मिलाना है जलवायु परिस्थितियाँ और उनके कारण क्या हैं। तो देखिए, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसकी वजह क्या है? तो आप जानते हैं कि चेन्नई जो है वो अक्षांश के मामले में देखें तो चेन्नई भूमध्य रेखा के पास में है, और कोलकाता जो है भूमध्य रेखा से दूरी है, तो इसका कारण अक्षांश है। हिमालय में हिमपात होता है, तो हिमालय चूँकि ऊंचा है तो इसलिए हिमालय में हिमपात होगा। पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते थे वर्षा कम होती जाती है, तो इसकी वजह है समुद्र की दूरी। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी दाब की वजह से होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें विकल्प कौन कौन सा हो गया? 5, 2, 4, 3। तो 5, 2, 4, 3 आपका सी विकल्प सही हो जाता है, 19 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून लौटना होता है। ऐसे में क्या होता है? साफ आकाश हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब बनता है, कई चक्रवात आते हैं, स्थल का तापमान बढ़ने लगता है थोड़ा। तो ये आपके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, इसमें जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, जो वक्तव्य दिए गए हैं इसमें कथन कारण है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि समुद्र से दूरी घटती जाएगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। और गंगा के मैदान में अगर कोई जो ऊपर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची हो जाती मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, सही व्याख्या करता है। तो 21 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से जलवायु का जो चैप्टर है वो हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया, इसकी समरी आपके साथ शेयर करी। इसका जो अगला है वीडियो ज्योग्राफी का मृदा है, उसको मैं लेकर के आऊँगा, जिसके जो लेक्चर है उसकी समरी यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। तो इस बुक को डिस्कस करूँगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मृदा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।